बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। यहाँ पर भी कोरोना के मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान में भी बिगड़े हुए हैं। अभी तक ये मास्क और गाउन हमारे चल रहे हैं। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज़ शुरू हो तो फिर आपसे गपशप करें। वैसे तो पिछले 4-6 हफ्तों के दौरान क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हुई, ख़ासतौर पर जब से पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई। कोरोना के टेस्ट कराए गए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, क्वेश्चनेबल आए, दुनिया भर के सवालात उठे और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हुए और बहुत सारी जगहों पे मैंने भी बात करी इस मौजू के ऊपर। लेकिन मैं उनको इतना अहम नहीं समझ रहा था जितना कि सीरीज शुरू होने के बाद उन पर तबसरों को। तो आज पहला T20 पाकिस्तान ने बखूबी हार दिया और मैं ज़्यादा इसके ऊपर आगे बात नहीं करूँगा। मैं तो आपसे सवाल करूँगा क्योंकि मुझसे कहीं ज़्यादा क्रिकेट को समझना, बूझना और उसको जानना आप लोगों का काम है। आप लोग जानते हैं, आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं क्रिकेट के मामले में। मेरे चंद बिल्कुल बेसिक से सवालात हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उनके जवाबात मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान, और ये सवाल मैं अक्सर अपनी वीडियोस में करता रहा हूं कि क्या हमारे अरबाब इख्तियार ने जो पीसीबी के हैं, जिनमें के सर फहरिस्त वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब, मिसबाउल हक साहब, वकार यूनुस साहब, क्या इन लोगों ने ये तय किया हुआ है कि खाएंगे हमारा, बोटियां हमारी नोचेंगे और मकासद दुश्मनों के पूरे करेंगे? क्या इन्होंने ये तय किया हुआ है? क्या ये इस मकसद के तहत हमारे मुल्क में आए हैं? क्या इस मकसद के तहत ये इन कुर्सियों पे बैठे हैं? जिस दिन से ये इंतजामिया आई है उस दिन से क्रिकेट में पाकिस्तान की रुसवाई पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई है। या आप लोग कहेंगे अरे यार एक तो मैच था यार, क्या हो गया बिला वजह डॉक्टर साहब आप इतनी गहरी बातें करते हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बाकायदा से एक एक मैच में एक एक हरकत पे इनके एक एक एक्शन की तरफ लेके जा सकता हूं कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये सवाल कर रहा हूं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका की सीरीज हो, चाहे वो जिम्बाब्वे से हारना हो, चाहे वो इनकी तनख्वाहों के पैकेजेस हो, चाहे ये टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो कप्तान की सिलेक्शन हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन हो, चाहे वो अंडर-19 की सिलेक्शन हो, चाहे वो पाकिस्तान शाहीन की सिलेक्शन हो, कोई एक चीज तो हो जहां मेरिट हो रही हो। मुझे कोई ये बता दे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, वकार यूनुस ने और मिसबाउल हक ने कौन से फतह के ऐसे झंडे गाड़े हैं, पाकिस्तान को कौन से विक्ट्री स्टैंड्स पे पहुंचाया है वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, T20 टूर्नामेंट्स में, ट्रायंगुलर्स टूर्नामेंट में, सीरीज में, कि जिसके बुनियाद पर आज वो पाकिस्तानी क्रिकेट के सियाह और सफेद के मालिक हैं। वकार यूनुस साहब सैकड़ों दफा पाकिस्तान के कोच बने और सैकड़ों दफा जलील होके निकाले गए। सैकड़ों लड़कों का उन्होंने मुस्तकबिल अपने हाथों से दफन किया, अच्छे अच्छे टैलेंट को सत्यानाश किया, चाहे वो उमर अकमल हो जिससे वो विकेट कीपिंग करवाते रहे और उसकी बैटिंग का सत्यानाश किया। इनसे लड़के हैंडल नहीं होते, इनको मैनेजमेंट आती नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर आप स्विंगिंग यॉर्कर और रिवर्स यॉर्कर बॉलें बना बना के करना शुरू कर दें, बॉलों को खुरच खुरच के बॉल टेम्परिंग, क्योंकि आप तो उसमें माहिर थे, आपके साथी भी उसमें माहिर थे, आप तो उसको पूरी दुनिया के सामने करते थे और लोग समझते थे कि आप जादूगर हैं। ये बात हमें भी पता है और ये बात आपको भी पता है। जब से 2 गेंदें इस्तेमाल होना शुरू हुई हैं वनडेज के अंदर और और टेस्ट मैचों के अंदर, जब से आपकी आप ये आर्ट सिखा नहीं पाए, और जब ये हुआ तो हमने पूरी दुनिया के सामने कलई खुलते हुए देख ली। तो आपने कितने बॉलर पाकिस्तान को दिए, आपने कितने ओपनर पाकिस्तान को दिए, कितने बैट्समैन पाकिस्तान को दिए, कितनी कुंजियां आपके हाथ में हमने दे दी, सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपया आपके हाथ में दिया तनख्वाहों की मद में और मराआत की मद में, लेकिन आपने इस कौम को रुसवाई के सिवा तो कुछ भी नहीं दिया। तो ये 2 सवाल मेरे। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जिस टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने में अल्लाह ताला के हुक्म से जिस कप्तान का हाथ था, जिस लड़के का हाथ था, उसका नाम है सरफराज अहमद। ये वही सरफराज अहमद है जिसको कि वकार यूनुस ने 2015 के वर्ल्ड कप में खिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। नासिर जमशेद ने जब तक उनकी तजलील न कर दी, जब तक कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को रुसवा न कर दिया, उस वक्त तक इन्होंने सरफराज को खिलाने से इनकारी रहे और सरफराज को नहीं खिलाया। यही हुआ ना भाई।
आखिरकार सरफराज को खिलाना पड़ा और जैसे ही मौका मिला उसको उन्होंने कप्तानी से निकलवाया, टीम से निकलवाया और फिर अब जब कल जरूरत थी सरफराज की, जब बाबर आजम का अंगूठा इन्होंने तोड़वा दिया, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है तोड़वा दिया, मैं इसकी वजाहत आगे जाके करता हूं, तोड़वा दिया, तो उस वक्त तो सरफराज की न सिर्फ टीम में जगह बनती थी बल्कि कप्तानी भी बनती थी। जिस शख्स को क्रिकेट का तजुर्बा हो, जिस शख्स को स्ट्रीट स्मार्टनेस हो, हाँ मैं मानता हूं सरफराज की तनजुली में सरफराज ही सबसे बड़ा कसूरवार है, सरफराज के दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम सरफराज का है, लेकिन कल उसकी जरूरत थी पाकिस्तान को, आइंदा मैचों में उसकी जरूरत है, टी20 में उसकी जरूरत है पाकिस्तान को, लेकिन वकार यूनुस की अना आड़े आ जाएगी, मिसबाउल हक की अना आड़े आ जाएगी और उसके बाद और वो उसको नहीं खिलाएंगे। दुनिया का कोई शख्स मुझे ये समझा दे, मेरा तीसरा सवाल, कि रिजवान को ओपनर किसने भेजा था? रिजवान कौन से टी20 में आज तक झंडे गाड़ चुके हैं अपनी कामयाबी के उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहना के टी20 में उनसे ओपनिंग करवाई गई? अब मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। मेरी नजर में इन तीनों सवालों के जवाब की दो वजूहात हो सकती हैं, आप मुझसे इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, यह आपकी मर्जी है। पहली वजह तो शायद यह है कि जितने अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो वसीम खान हो, वसीम खान के बारे में भी पहले ये बात कर चुका हूं कि अगर ये इतने ही कॉम्पिटेंट थे, इतने ही बासलाहियत थे, तो ये इंग्लिस्तान छोड़ के कभी भी पाकिस्तान ना आते। 250 रुपए के पाउंड की नौकरी छोड़ के वो पाकिस्तानी रुपयों में नौकरी करने ना आते। इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत ना इनको है और ना मैं इस तरह के मफरूजे पे कोई यकीन कर सकता हूं। ये सिर्फ इसलिए आए कि वहां पर इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही थी, ये यहां पर आके बादशाह बने हुए और पाकिस्तान क्रिकेट को दफनाने के एक मिशन पे रवा है, जो लगता यह है कि बहुत अनकरीब उस मिशन में ये कामयाब हो जाएंगे, फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और वापस इंग्लिस्तान चले जाएंगे। पहली बात। दूसरा मेरा ये है, वकार यूनुस की हमने बात करी, उसके बाद जो दूसरा मेरा सवाल उनसे ये है कि आज तक, जब से 2.5 साल हो गए, 1.5 साल 2 साल हो गए लोगों को आए हुए, ना ये आज तक पाकिस्तान को कोई कप्तान दे पाए, ना ये पाकिस्तान को ओपनिंग बैट्समैन दे पाए, ना ये कोई स्पिनर दे पाए, ना ये कोई कोच दे पाए, ना ये कोई विकेट टेकिंग बॉलर दे पाए। जो टैलेंट हमने इनको 2017 में दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उसको दफनाने में इन्होंने बेहतरीन काम किया, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो हुसैन तलत हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो फ़खर जमान हो, शर्जील हो। एक तवील फहरिस्त है जिन लड़कों को इन्होंने अपने हाथ से दफनाया। और इस फहरिस्त में एक और नाम आप आमिर का शामिल कर लीजिए, जो पिछले हफ्ते से मौजूए बहस बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर उनकी रिटायरमेंट के बाद। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं, और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय से मुझे आगाह कीजिए कि ये जो इंतजामिया है, ये दो चीजों की दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये क्रिकेट के मामले में नापैद हैं, जो मुझ जैसे क्रिकेट के मामूली से तालिबे इल्म को बातें समझ में आती हैं वो इनकी अकल में नहीं आती, या तो ये बिल्कुल ही नापैद है, इनको अकल ही नहीं है क्रिकेट की। या फिर दूसरी ये कि ये दुश्मनों के अज़ाइम को मुकम्मल करने के लिए आए, इन्होंने दुश्मन मुल्कों से पैसा ले रखा है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान क्रिकेट को सत्यानाश करेंगे। कोई मुझको ये बता दे कि जब वहां पर इमाद वसीम बैठा हुआ था, जो कराची किंग्स को अभी जिसने पीएसएल जितवाया है, तो उसकी मौजूदगी में शादाब को कप्तान क्यों बना दिया? कोई मुझको ये बता दे कि जब सरफराज बैठा था तो रिजवान से ओपन क्यों करवाया? जब कोई मुझको ये बता दे कि मोहम्मद हफीज की मौजूदगी के अंदर रिजवान से ओपनिंग क्यों करवाई गई? हैदर अली से पहले हफीज से पहले हैदर अली को क्यों भेजा गया? कोई मुझे ये बता दे कि आज तक वहाब रियाज टी20 क्यों खेल रहे हैं? क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ढंग का बॉलर इनको नहीं मिलता? कोई मुझे ये बता दे कि पाकिस्तान में कोई इस वक्त ऑफ स्पिनर नहीं है, क्योंकि टी20 के अंदर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों की टीम में ऑफ स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरे 22 करोड़ अवाम में इनको कोई ऑफ स्पिनर नहीं मिलता। मुझे इन बेसिक सवालों के जवाब कोई दे दे। जो टी20 हमारी क्रिकेट थी, जो हमारी गलियों में इजाद हुई थी, उस टी20 क्रिकेट में अब हम 5वें नंबर पे चले जाएंगे और उसका पूरा सहरा इस जालिम इंतजामिया के सर होगा। और यकीन मानिए ये बेहिसी से मुस्कुराते हुए प्रेस के सामने आएंगे और उसके बाद इनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि 22 करोड़ अवाम तो पागल है, मैं और आप तो बेवकूफ हैं। ये बादशाह हैं, ये अपने जमाने के बादशाह थे, ये अभी भी बादशाह हैं। इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इनके सर पे जिनका हाथ है, उनके सर पे पाकिस्तान के बड़ों का हाथ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।